Welcome to another tutorial. This is a very important tutorial for class 12 स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें मैं आपसे सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पर आया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। पहले इसका सॉल्यूशन डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा नहीं हुआ था, तो आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलती। तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें 4 जो सेक्शंस हैं, तो पहले इस वाले ट्यूटोरियल में सिर्फ सेक्शन ए डिस्कस करूंगा, यानी 1 मार्कर की बात करेंगे। फिर उसके बाद अगले ट्यूटोरियल में 2 मार्कर, फिर 3 और फिर 5। इस तरह हम अप्रोच लेके चलेंगे। आपको पता ही है कि सीबीएसई ने टोटली पैटर्न चेंज कर दिया था, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस बार पार्ट ए जो है और पार्ट बी में पेपर होगा। पार्ट ए के अंदर 24 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये सारे के सारे छोटे क्वेश्चन होंगे 1 मार्क का टाइप। और पार्ट बी में 56 मार्क का होगा, ये 2 मार्क्स, 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए को उन्होंने नाम दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली ये मतलब नहीं कि एमसीक्यू ही होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब है 1 मार्कर, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, उसका आंसर डायरेक्टली लिखना आपने, आपको इसको सॉल्यूशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा प्रॉपर। अब उसमें भी क्या है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन जो थे उनमें 10 एमसीक्यू थे, अब ऐसा नहीं है। लास्ट में फिलअप्स भी थे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्होंने क्या किया है, इसको इस तरह से बांट दिया गया है कि जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर भी पार्ट ए जो होगा बेसिकली उसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन डायरेक्टली 1 मार्कर होंगे, आपको सिर्फ सॉल्व करना और उसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर 2 केस स्टडीज आएंगी। केस स्टडी बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे अभी आप क्वेश्चंस करते हैं तो एक क्वेश्चन में अलग अलग स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पे केस स्टडी इस तरह से फ्रेम की जाएगी कि वो स्टेप्स आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और उसके बेस पे 5 एमसीक्यू होंगे उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और आपको उन 5 में से 4 पार्ट करने होंगे। ठीक है, ये एक केस स्टडी, और ऐसी ही एक और केस स्टडी आएगी, 2 केस स्टडीज़। तो एक तरह से 16 क्वेश्चन ये, और यहाँ से 4 पार्ट्स एक केस स्टडी के और दूसरे से 4 पार्ट्स, यानी सेक्शन जो पार्ट ए होगा हमारा उसमें आपके पास एक तरह से आपको 24 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और सारे के सारे 1 मार्कर होंगे। तो अब देखिए पेपर में सारे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बन चुके हैं, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। 1 मार्कर होते तो ईजी है, बट उनमें कंसेप्ट लग सकता है। पार्ट बी तो आपको पता ही है, पार्ट बी के अंदर 2 मार्कर होंगे 10, पार्ट बी में 3 मार्कर होंगे 7 और 5 मार्कर होंगे 3। और नंबर ऑफ ऑप्शन भी इंक्रीज़ कर दी गई हैं, मतलब आप समझिए 5 नंबर के हर क्वेश्चन में ऑप्शन होंगी, तो स्कोर करना मैथ में ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आपने थॉरली सिलेबस को रिवाइज कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में कि हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। अगर आपको इसका ग्राफ याद हो, तो ग्राफिकली भी बता सकते हैं कि एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है इस तरह जाता है, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं हम इसमें हमेशा अपवर्ड जा रहा है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। नहीं तो मैंने एक और अप्रोच बताई थी कि आप डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², और ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक कंसेप्ट होता है कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 होगा अगर वो उसका डेरिवेटिव करने पे हमेशा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब या तो सिर्फ ऊपर बढ़ता रहे या फिर डिक्रीज करता रहे, तो वो कभी वैल्यू रिपीट नहीं देगा, तो ये फंक्शन 1 to 1 होगा। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 3x², और 3x² जो है हमेशा वो 0 से बड़ा आएगा, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। और नहीं तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे तो आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बताना है येस और नो, तो आप कहेंगे येस इट इज़ अ 1 to 1 फंक्शन, इसलिए मैं आपको अलग अलग अप्रोच बता रहा हूँ। अदरवाइज हम क्या करते हैं 1 to 1 के लिए हम fx1 को fx2 के इक्वल रखते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, और फिर क्यूब से क्यूब काट देते हैं क्योंकि रियल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम कहते हैं येस इट इज़ अ 1 to 1 फंक्शन। तो ये 3 अप्रोच से हम फटाफट क्वेश्चन को जज कर सकते हैं कि ये हमारे पास 1 to 1 है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं 1 ही क्वेश्चन के और पार्ट पे। यहाँ पूछा गया है हमसे कि जो क्वेश्चन है इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल होंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका फॉर्मूला है, पढ़ा है आपने इसका ट्यूटोरियल भी देखा होगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये मैंने उसमें बताया था कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, कितने सिमेट्रिक होते हैं। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, किसी भी सेट के अंदर हमारे पास अगर n एलिमेंट है, तो उसके जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं
वो बनते हैं आपके पास। अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो इसको ना मैट्रिसेस के लॉजिक से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स है, किसी भी सेट में n एलिमेंट है, तो उसके क्रॉस से रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, n क्रॉस n। और अगर मैं उसको एक मैट्रिसेस की तरह डिनोट कर दूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि उसमें हम डायगोनल यानी 1 1 2 2 3 3 सारे तो इंक्लूड होने चाहिए। अब यहाँ जो बचे एलिमेंट है उनमें दो ही ऑप्शन है, या तो वो आएंगे या नहीं आएंगे। यानी डायगोनल के लिए एक पॉसिबिलिटी है और रिमेनिंग जो एलिमेंट रह गए उनके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला डराइव होकर आया ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू n माइनस 1। यानी ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट का मतलब होगा नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आएंगे, 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएंगे आपके पास 64। इसी में सिमेट्रिक रिलेशन भी पूछ सकते हैं, तो उसका अगर आपको देखना हो तो उसका ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड कह रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें से हम क्या एलिमेंट रिमूव करें कि इक्विवेलेंस बन जाए। अब इक्विवेलेंस के लिए यहाँ पे ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होना, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए, यानी ये 3 एलिमेंट तो नेसेसिटी है कि ये तो होना ही चाहिए। अब ये फंक्शन इक्विवेलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस 1 2 आ रहा है बट 2 1 नहीं आ रहा। बट तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो 1 1 2 2 3 3 बन जाएगा और ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमारा यही रिजल्ट होगा। हम कहेंगे क्या रिमूव करें, तो हम कहेंगे 1 2 अगर रिमूव कर देंगे तो ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ उन्होंने पूछा फंक्शन है कि नहीं। मे भी शायद वो 1 to 1 फंक्शन की बात करना चाहते होंगे, बट क्या ये फंक्शन है कि नहीं इस डोमेन पे, रियल नंबर पे। पर यहाँ पे सिर्फ आपको यही रीज़न लिखना है, अगर ये पूछा गया फंक्शन है कि नहीं, कि आप कहेंगे भी रियल नंबर है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट हम क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में कोई भी -1 -2 नहीं पुट कर सकता। तो हम कहेंगे कि ये हर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब रूट ए इक्वल टू बी ओवर द रेंज ऑल रियल नंबर फंक्शन नहीं है। ठीक है, बस आपको ही बताना है कि नहीं, जस्टिफाई करना मतलब आप रीज़न दे देंगे बिकॉज ओवर द डोमेन ये फंक्शन आपका 1 to 1 सॉरी फंक्शन नहीं है, और अगर ये होता तो यहाँ पे डोमेन 0 to इन्फिनिटी दिया जाता। ठीक है ना बच्चे, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई रिलेशन जो होता है जब उसके हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जब हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं तो हम क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर देते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन ना है। यानी इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है ये एलिमेंट अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, वो पूछ रहा है कि अगर हमने किसी भी रिलेशन की जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमने उसको जब डिफाइन कर दिया, अलग अलग कर दिया, एलिमेंट्स को अलग अलग पार्ट बांट दिया, यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट थे उनमें हमने ना उनको डिवाइड कर दिया कि A1 के एलिमेंट जो है किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, A2 अलग है और A3 अलग है। तो वो पूछ रहा है कि A1 A2 A3 जो है वो हमने इक्विवेलेंस क्लास बना दी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो अभी हमने देखा कि बिल्कुल हम जब डिवाइड करते हैं तो एलिमेंट्स को तो टोटली सेपरेट कर देते हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन तो 5 आ जाएगा। और जब उनको सबको मिलाते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास सारे ए के एलिमेंट मिल जाते हैं, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा यूनियन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चे, या इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं बोलूँ आपके पास कि ना एक सेट है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और मेरी कंडीशन है कि x जो है या x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, या डिविजिबल बाय 3 है। तो अब इसमें जब हम नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आएगी, या तो एक्जेक्टली डिविजिबल होगा, या फिर रिमाइंडर 1 देगा, या रिमाइंडर 2 देगा। तो हमने रिमाइंडर 3 तो आ नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर 3 आएगा वो डिविजिबल हो जाएंगे। तो हमने एलिमेंट्स को ऐसे सॉर्ट आउट कर दिया, तो हमारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटी बच गई। तो पॉसिबिलिटी जब बनी तो उनमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, इसलिए इंटरसेक्शन हमेशा 5 आता है इसका। ये 1 मार्कर क्वेश्चन था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3:n है, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m:1 है। वो पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या आएगा इनका और कब आएगा। तो पहली बात आपने ध्यान रखनी है
कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है उसमें वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। यानी इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी पॉसिबल है। ठीक बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि m मेरे पास 3 होगा और n मेरे पास 5 होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अभी तो लिखा है कि इफ़ इट इज़ गिवन दैट इट इज़ डिफाइंड, मतलब ये बताया हुआ है कि डिफाइंड है, मतलब ये डिफरेंस होगा। तो हमें पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होती है, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी 3:n m:5 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब m 3 होना चाहिए और n 5 होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि डिफरेंस लेके वही मैट्रिक्स आता है जो a और b का मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर क्या है 3:n, तो इसका ऑर्डर 3:n आ जाएगा। और n क्या है हमारा, n 5 है, तो इसका ऑर्डर 3:5 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि ए मैट्रिक्स पहले आप बनाओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 2/2 का मैट्रिक्स है। तो 2/2 में क्या कंडीशन होती है, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इस तरह से है कि हमारे पास जब डायगोनल आई में आई और जे बराबर है तो वो 0 है, तो यानी ये 0 है, और जब आई और जे बराबर नहीं है तो 1 है। तो बेसिकली ये ए दे रखा है, पूछ रहा है a² निकालो। तो a² कैसे निकालेंगे हम, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आता है आपको, पहले इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, फिर इस रे को करेंगे 0 + 0, फिर 1 × 0 + 0 0 और फिर 1, तो हमारे पास a² ये आ गया। तो हमसे सिर्फ a² की वैल्यू पूछी हुई है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा है। इसका सीधा फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n होता है ऑर्डर 3 है, तो इसकी पावर होगी 2। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए -4 दे रखा है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6th क्वेश्चन डायरेक्ट है। 6th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ट्यूटोरियल के अंदर कि ना कोफैक्टर और माइनर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के रो को, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो पिक कर ले और उस रो के सारे एलिमेंट को उनके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। और अगर किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आता है। अब यहाँ पे जो है ये पार्ट ना कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड रो के कोफैक्टर से, यानी उसके खुद के कोफैक्टर नहीं है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि वी आर मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, देन आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा, यानी ये हमें कुछ चाहिए नहीं। अगर यहाँ पे दोनों मैच कर रहे होते हैं, मतलब हमसे पूछा जाता है A11 इंटू कैपिटल A11 बताओ, यानी इसका मतलब हम सेम रो के एलिमेंट को उनके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आती, यानी -7 आ जाता। बट क्योंकि ये तो डिफरेंट रो के एलिमेंट है इसलिए आंसर 0 आ जाएगा। 7th क्वेश्चन ये भी हमने किया था डिस्कस, याद होगा आपको कि एक बाय पार्ट्स में ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि EX FX + F' की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, है ना, EX FX + F' की प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे लग रही है, ध्यान से देखिए कि अगर मैं 1 - cot x को फंक्शन मान लूँ तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप कहोगे 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, और cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा -cos x²x, तो माइनस ऑलरेडी है तो cos x²x। तो हम क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन बन रहा है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो इस केस में आंसर क्या आता है हमारा EX FX + C। तो हमारे केस में आंसर आ जाएगा I = यानी मैं इसको I मान रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा EX FX यानी 1 - cot x + C। अगला क्वेश्चन डेफिनेट की प्रॉपर्टी का है कि -a to a की प्रॉपर्टी है। तो जब -a to a की प्रॉपर्टी होती है तो हम x की जगह ना -x पुट करके देखते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो हमने क्या किया, तो ना यहाँ पे x की जगह -x पुट किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि माइनस यहाँ से बाहर हो गया और ये x² पॉजिटिव हो गया, तो हमने देखा -fx आ गया। और इवन ऑड की प्रॉपर्टी में अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है, तो ये आंसर हमारा 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन EOI पे बेस्ड है। ये कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है एक पैराबोला होता है इस तरह से। ये -1 और 1 के साथ जब हम मार्क कर रहे हैं तो एक्स एक्स का कितना एरिया बन रहा है वो बताओ। तो मैंने आपको बताया था अभी जब डेफिनेट स्टार्ट करा था कि कभी भी किसी फंक्शन को अगर हम एक्स की कोई पर्टिकुलर लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली हम एरिया निकाल रहे होते हैं। तो क्योंकि मुझे एरिया -1 से 1 चाहिए तो बेसिकली मुझसे पूछा जा रहा है कि -1 से 1 तक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो। तो ये तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 है ना, x³/3। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/1 पुट करोगे तो 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि ये 1 मार्क है तो मैं इसी में सामने करवा रहा हूँ, अदरवाइज जब मैं बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो इसको अलग से सॉल्व करा के दिखाऊंगा। 9th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। याद रखना आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट 0 आते हैं, और अगर जनरल सॉल्यूशन हो तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू उसका ऑर्डर होते हैं। अब क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह जनरल दिया होता तो क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो फिर 1 आ जाता आंसर। और बार देखें, ये कह रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर में जब हम निकालते हैं ना एक्स वाई की पावर तो सेम रहती है। तो जैसे यहाँ पे एक्स वाई की पावर 3 है, 2 और 1 एज ए वेरिएबल, यहाँ पे पावर 3 है 1 और 2, यहाँ पे 3 है। तो ये होमोजीनियस के लिए यहाँ पे n भी 3 होना चाहिए तभी होमोजीनियस होगा। तो पूछ रहा है n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो आप कहेंगे n जो है वो 3 होगा क्योंकि थ्रू आउट एक्स वाई की पावर सेम रहनी चाहिए, यानी यहाँ पे 3 है तो 3 रहनी चाहिए। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यूनिट वेक्टर हो। तो कभी भी हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, है ना। जनरली हम ये करते हैं। तो यानी मेरे पास इसका अगर वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा यानी 3/4 से। तो बट ये जो वेक्टर आएगा ये तो वेक्टर आया मेरे पास इन दी डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, बट मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो मैं इसका ऑपोजिट करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये वेक्टर हो गया। ये तो वह एक डायरेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आई और के वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर है जो ये जे वेक्टर है और ये जे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी लेंथ 3/4 है। ये हमें वेक्टर दे रखा है। तो हमसे पूछा गया था यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट कह सकते थे कि ये -j है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन +j हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए, इसलिए डायरेक्टली j भी लिख सकते थे। 11th क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा हुआ है कि अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी हो a और b तो इसका जो एरिया आता है वो होता है 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है 2i और एक वेक्टर दे रखा है -3j। तो 2 3 6 तो बाहर ले जाओ, और 6 जब बाहर ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6/2 3, और i क्रॉस j कर दो, है ना। माइनस तो हटा देते हैं हम, माइनस बाहर ले आओ क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव ही आएगा। अब हमारे पास, या आप अगर माइनस अंदर भी रखना भी चाहते हो तो ये ऐसे हो जाएगा -i क्रॉस j। अब i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j k होता है। तो यानी एक तरह से -k वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, यानी एरिया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर। यानी 1 मार्क कर तो आप विद इन हाफ एन आवर में सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है और इनके बीच में एंगल बताओ। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई वेक्टर दिया होता है तो हमने उसका मैग्नीट्यूड अगर दिया तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब है इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी ए कैप का स्क्वायर। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। और फिर ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं तो उसको लिख देंगे 2a डॉट बी, और जिसको हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ये 1 दे रखा है, ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 हो जाएंगे। तो 1 से 1 कट गया तो कॉस थीटा मेरे पास आ गया -हाफ। अब कॉस थीटा -हाफ कब होता है तो कहेंगे थीटा हो जाएगा पाई -π/3, तो 2π/3 आपका
आंसर आ जाएगा, तो हम कहेंगे 2π/3 आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन। जब आप एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं बच्चे, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो वाई जेड प्लेन की जो है, ये कह रहा है इसके ऊपर जो नॉर्मल है, इसके ऊपर नॉर्मल तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो कह रहा है नॉर्मल के डीसी बताओ। तो बेसिकली वो एक्स एक्सिस के डीसी पूछ रहा है, और हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो 1 0 0 होते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 होते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहे हैं, तो कहेंगे वो 1 0 0 हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन अभी 3D में हमने किया था। हाँ, वो कह रहा है इस लाइन पे कोई एक पॉइंट बताओ जहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन को कट करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ना लैम्डा के इक्वल रख के कोई जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा -3, वाई क्या हो जाएगा -λ +1, और z हो जाएगा मेरे पास -5 लैम्डा +5। अब हमें बोल रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करा। अब एक्स वाई प्लेन पे तो z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जैसे ही हमने इसको 0 रखा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब 1 को हम सब में पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 1 - 1 0, यहाँ पुट करेंगे तो 0, और ये भी 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन कट करेगी वो 0 0 और 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने तीनों इक्वल थे ना, इसलिए लैम्डा के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन हमने दो बच्चों को दिया, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी के सॉल्व करने की 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब कब हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जब ए और बी दोनों सॉल्व कर दें, ए सॉल्व कर दे बी ना कर पाए, और ए ना कर पाए बी कर दें। तो बजाय इतने सारे केसेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो है ना, इतने सारे केसेस निकालने की बजाय हम कहते हैं कि एक ही केस बच रहा है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो हम उसको निकाल के 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं कि दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब अगर ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है, तो ना सॉल्व करने की 3/4 होगी, कट जाएगा। तो 1 - 1/2, तो 1/2 आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ रेन ऑन अ पर्टिकुलर डे 50%, यानी रेन होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ना होने की भी हाफ हो जाएगी। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेन ओनली ऑन द फर्स्ट 4 डेज, यानी अगर जैसे मान लेते हैं 7 दिन होते हैं हमारे पास, तो पहले दिन रेन हुई, दूसरे दिन रेन हुई, तीसरे दिन रेन हुई, चौथे दिन रेन हुई, 5वें दिन और छठे दिन नहीं हुई। तो बेसिकली ये निकालना हमें, और हमें रेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, हाफ, तो 1/2 और ना निकालने की भी तो 1/4 आ गई, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो भी 1/2 दे रखी है। तो इसका मतलब है ये आ गया 1/2 तो ऐसे छोड़ दो, नहीं तो 1/2 सॉल्व कर दो, 1 कितना आ जाएगा 128। ये तो थे सेक्शन 1 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। उसके बाद केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, तो केस स्टडी के लिए मैं अलग से एक अगला ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो हमने पहले 16 क्वेश्चन देख लिया, आपने कैसे करे, डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से कर लेंगे इनको। ठीक है, थैंक यू।